हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस के अबाउट, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे गॉस लॉ पे बेस्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉस लॉ को स्टडी करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आपने मेरा लेक्चर 30 नहीं देखा अभी तक, तो आप लेक्चर 30 देख लो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काफ़ी डिटेल में समझाया है। लेकिन फिर भी मैं एक हल्का सा रिकैप कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अबाउट, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई आइडिया है आपको? चलो, नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ, वैसे आइडिया हो जाना चाहिए, आप ये लेक्चर देख रहे हो तो। सो बेटा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होता है, आपके पास में कोई भी सरफेस है, चाहे वो ओपन सरफेस है, 2D सरफेस है, या चाहे क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है। 2D या 3D सरफेस में से 90 के एंगल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, तो उस केस में क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब आपके पास में एक 2D सरफेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर शीट में से जब 90 के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, तब क्या क्रिएट हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ओके, सिमिलरली ये कहाँ पे भी हो सकता है? 3D के केस में भी, या क्लोज सरफेस के केस में। आपको ओपन और क्लोज सरफेस मैंने लेक्चर 30 में काफी डिटेल में बताया है। 2D सरफेस या ओपन सरफेस आपको पता है क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा। और 3D सरफेस है, 3D सरफेस में क्लोज सरफेस रहते हैं। क्लोज सरफेस कौन से होते हैं? आपके पास में क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है। ओके, सो ये 3D सरफेस रहते हैं। तो 2D और 3D सरफेस, इनको ओपन या क्लोज गए, 2D 3D गए, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम एक केस लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा? मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, वो बोर्ड पे मैंने ऐसे बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलरली रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो एक ऐसी शीट मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये बोर्ड के सरफेस पे ऐसे 90 के एंगल पे है। ठीक है, और इस शीट का एरिया कितना है? S। सरफेस एरिया कितना है? S है। और इस शीट में से क्या पास कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ये जो ब्लू लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, अब देखो, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये मेरा हाथ। ठीक है, और इस पे 90 के एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो ये फ्लक्स क्रिएट करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 के एंगल पे पास करनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, वेदर इट में बी 2D और 3D। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो एरिया है, क्या है? आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया देख लो, एरिया कितना है? S है। तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करना भी मैंने 29th लेक्चर में आपको बताया था, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपके पास में कोई भी सरफेस है, कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस पे आपको क्या करना है? 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो क्या होता है? एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट है, इस पे एक एरिया वेक्टर कहाँ ड्रॉ कर सकते हो आप? यहाँ पे 90 के एंगल पे, एक यहाँ। ठीक है, तो ऐसी एरिया वेक्टर में इस सीट के लिए बात करूं, ये जो सीट है ये बोर्ड के सरफेस पे ऐसे रखी हुई परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा? इस डायरेक्शन में। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इसी डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सीट पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, सो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री। सिंपली डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाई ई से रिप्रेजेंट किया था। तो फाई ई क्या होता है? इट वाज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एस कॉस 0। ठीक है, बट हर बार ये जरूरी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब आपको गिवन सिचुएशन ये मिले कि रेक्टेंगुलर शीट से 90 के एंगल पे परपेंडिकुलरली पास करेगी। आपको सिचुएशन ऐसे भी मिल सकती है, आपने जो शीट रखी है वो बोर्ड पे ऐसी रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी हुई है। इस वाले केस में देखो, ये जो शीट है ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है,
और इसमें शीट परपेंडिकुलर है, इसका एरिया कितना है, S है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करने की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल पे पास कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ, देखो सीट ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर शो करना चाहोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। और इस केस में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। अब क्या यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा, सोचो, क्योंकि फ्लक्स क्रिएट होने के लिए तो इस सरफेस से 90 के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना बेहद जरूरी है। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी ई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा। और आपको पता है फ्लक्स क्रिएट करने के लिए कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है उसमें उसका हमें फ्लक्स क्रिएट करना है। फ्लक्स क्रिएट करने के लिए उस रेक्टेंगुलर शीट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या 90 के एंगल पे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कोस थीटा कंपोनेंट इस शीट से पास कौन सी कैसे करेगा, 90 के एंगल पे पास करेगा, ऐसे 90 के एंगल पे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा और आप फॉर्मूला लगा दोगे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो ई कोस थीटा क्या है, शीट पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो फ्लक्स के लिए क्या है, कोस बन रहा है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिटेल के लिए लेक्चर 31 देखें। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे गोस लॉ को। बेटा अब हम बात करेंगे गोस लॉ की। गोस लॉ देखेंगे क्या होता है गोस लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपको गोस लॉ पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। गोस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है, मैग्नेटिज्म में भी होता है। ये गोस लॉ हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कई बार आपको ऐसे भी गिवन मिलेगा गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको गोस लॉ से याद रखना है, ठीक है। तो गोस लॉ अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के हमारे पास और भी मेथड थे। हम कुलाम्स लॉ का यूज करके E = F/Q वाला, वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे। आपके पास चाहे पॉइंट चार्ज हो, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, या फिर क्या हो, आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के आपने कई सारे केसेस डिस्कस किए थे। लेकिन गोस लॉ यहाँ क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि गोस लॉ की हेल्प से हम बिल्कुल इजीली, आपके पास में कोई भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो कुछ केसेस में हम बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस लॉ। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी केस में गोस लॉ से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहां पे हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमें वही केस हमें डिस्कस स्टडी करने हैं, वही हमारे सिलेबस में है, ओके। अदरवाइज आपके पास इरेगुलर शेप की बॉडी हो और वहां पे आप गोस लॉ की एप्लीकेशन का यूज करोगे तो वहां पे कैलकुलस काफी क्यूमरसम हो जाएगी, टफ हो जाएगी। वहां पे गोस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना दैट विल बी अ टीडियस टास्क, ओके। सो अब हम बात करें गोस लॉ की, तो गोस लॉ क्या कहता है। देखो बेटा, गोस लॉ की डेफिनेशन की बात करेंगे। गोस लॉ क्या कहता है, ये कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface। क्लोज सरफेस का मतलब कैसा है, 3D सरफेस, मतलब 3D शेप की बॉडी है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड, स्फीयर एटसेट्रा, सिलेंडर भी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ
charge enclosed in Gaussian surface, क्या कह रहे हैं बेटा? आपके पास एक नया वर्ड आया गॉसियन सरफेस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि गॉसियन सरफेस होता क्या है। सो गोस लॉ क्या कहता है? गोस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम, किसके? चार्ज के। और ये जो चार्ज है ये कितना है? क्यू चार्ज के। मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 में एप्सिलॉन नॉट होगी, किसके? क्यू की। और क्यू क्या चीज है? ये है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? Q में एप्सिलॉन होता है। इस डेफिनेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो बेटा क्या रहता है, इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि गॉसियन सरफेस होता है क्या। फिर इसी चीज को हम इसी चीज पे आएंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। क्या होता है बेटा? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। रियलिटी में कोई ऐसा सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी सरफेस। और कैसा सरफेस होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है। और ये क्या होता है? क्लोज सरफेस, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, या यूं कह दो कि ये 3D सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस हमेशा 3D होगा, 2D नहीं हो सकता। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप में हो सकता है, और क्यूबॉइड इनकी शेप में हो सकता है, बट कभी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर इनकी शेप में नहीं रहेगा, क्वाड्रिलेटरल वगैरह। तो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है। और इसकी क्या खास बात होती है गॉसियन सरफेस की, वो हम देखेंगे। सो अब हम कंडीशन की बात करें। गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या क्या रहेगी बेटा? जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि it should pass through point where electric field intensity is to be calculated। मतलब क्या है बेटा? देखो, आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई चार्ज गिवन है, क्यू चार्ज आपको गिवन है, ठीक है। और आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट P पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ये वाला चार्ज है ना, मतलब पॉइंट P गॉसियन सरफेस में आना चाहिए। मान लो मैंने ये गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है ना। तो इस केस में मान लो कि किसी भी शेप का मैंने ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस, बट फिर आपको पता चल जाएगा कि किस शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो क्या है कि जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो गॉसियन सरफेस पे वो पॉइंट P आना चाहिए। फर्स्ट रूल ये है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का, ठीक है। सेकंड रूल की हम बात करें तो सेकंड रूल क्या रहेगा? ये सारी चीजें हम एक बार फिर से लिख देंगे, ठीक है, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या कह रहा है कि कंडीशन नंबर 2,
इट मीन्स क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसे यहाँ पे ये लिख लो, गॉसियन सरफेस मस्ट हैव सिमेट्री। गॉसियन सरफेस की क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री किस किस टर्म्स में होनी चाहिए वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेटा क्या है कि ये जो आप जब भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे Q कोई एक चार्ज है और ये Q चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। तो आपको पता है पॉइंट है, पॉइंट एक स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट चार्ज जैसा ही गॉसियन सरफेस होना चाहिए। मतलब सिमेट्री का मतलब क्या है कि ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे उसकी शेप भी कैसी होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज जैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ओके। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, स्फेरिकल, स्फीयर की शेप में। ये आपको सर्कल लग रहा है लेकिन क्या है, स्फीयर है, ओके। सो 3D सरफेस, 3D शेप है ना ये। फिर क्या है कि आपके पास में जब चार्ज कैसा हो, एक लाइन चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब क्या है, जब चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस केस में आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़े तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे स्फेरिकल नहीं, यहाँ पे जो इसकी सिमेट्री कौन दिखाएगा, सिलेंडर दिखाएगा। कौन दिखाएगा, सिलेंडर। तो आप क्या कर दोगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे। जब भी लाइन चार्ज होगा, ये कैसा चार्ज था, लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल इन से। क्या शेप रहेगी, गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल इन से, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो लाइन चार्ज की आपको चीजें याद रखनी है क्योंकि कुछ ही केस है जो हमें अपने स्टडी करने हैं। तो पॉइंट चार्ज जब भी आएगा तो उसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल रहेगा, लाइन चार्ज के केस में सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। फिर अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के लिए लिखो, द angle between electric field and area vector should be same on Gaussian surface। ये क्या कह रहा है बेटा कि गॉसियन सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, गॉसियन सरफेस इस तरीके से आपको बनाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। सेम रहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में यहाँ पे एक कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल इन से। ये सिलेंड्रिकल शेप में मैंने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये क्या है, पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस के चारों जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, ये कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो मेरे को यहाँ पे सिलेंडर का एक कोई छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, ठीक है ना। सिलेंडर ये स्फीयर है, स्फीयर का एक कोई छोटा सा पोर्शन लिया। इस वाले पोर्शन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखें तो उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये जो छोटा सा पोर्शन लिया है हमने, मान लो ये क्या है, S कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, या S1 आप इसको नाम दे दो, स्मॉल सरफेस एरिया है, या DS भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, DS, ओके। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, DS स्मॉल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, स्फीयर। ये देखो ये क्या है, आपके पास में स्फेरिकल शेप का कोई भी एक गॉसियन सरफेस है
उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो, यहाँ पे उसका छोटा सा पोर्शन है स्फीयर का, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ना परपेंडिकुलर, तो ds वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0, थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है, 0। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ds2। अब मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछूं तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन, ds2 वेक्टर की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, तो थीटा अगेन यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो सिमिलर अब यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस की कंडीशन है, कह रहे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी सेम ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे क्या है, कहीं पे भी आप चेक करके देखो वहां क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो हमने कहाँ देखा, पॉइंट चार्ज के केस में। और मान लो कि अपने पास कोई दूसरी शेप का हो गॉसियन सरफेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे देखो ये कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इसका गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, तो लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे मैंने कोई एक सरफेस एरिया लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे मान लो मैंने एक छोटा सा सरफेस कितना लिया, ds1, ठीक है, ds1 सरफेस एरिया है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा ना, ds1 वेक्टर, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसी सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, तो यहाँ थीटा कितना बना, 0, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में निकालो, ये यहाँ पे कोई स्मॉल सरफेस एरिया लिया हुआ है मैंने, कितना, ds2, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ds2 वेक्टर। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी गॉसियन सरफेस ओके, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या है कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल क्या रहना चाहिए, सेम। अब आप नीचे भी लोगे सरफेस तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगी कंडीशन, ठीक है। सो इट वाज अबाउट गॉसियन सरफेस। इन सब गॉसियन सरफेस को स्टडी करते हुए आपको इन बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे गॉस लॉ। तो बेटा हमने गॉसियन सरफेस की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में वापस हम गॉस लॉ पे आते हैं, क्योंकि कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, बस आपको गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए आपको कंडीशन की नॉलेज होनी चाहिए, और उनमें आपने क्या क्या देखा था वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पॉइंट चार्ज होता है तो उसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज का कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। और एक और नोट कर लेना, आपके पास में प्लेनर सीट हो, कैसी सीट हो, प्लेनर सीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास में वो रेक्टेंगुलर सीट मैंने नहीं बनाई है, प्लेनर आपको फ्लक्स बताते हुए समझाई थी, और इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़े तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे आप, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे सिलिंड्रिकल, इसके गॉसियन सरफेस की शेप ये रहेगी, ओके। फिर देखो क्या है कि हमें क्या स्टडी करना है, गॉस लॉ स्टडी करना है। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। सपोज करो हम एक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उससे डिस्कस करेंगे, और ये इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी सीबीएसई में आया है 2020 में। सो देखो कि क्या है, आपके पास में कुछ चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, Q3 है, Q2 प्लस है, Q3 माइनस है, Q1 प्लस है और Q4 माइनस है, ठीक है। ये आपको 4 चार्जेस गिवन है, और यहाँ पे एक ऐसी क्लोज सरफेस आपको गिवन है, क्या गिवन है, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, कोई 2D नहीं है,
3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इस 3D सरफेस के अंदर ये 3 चार्ज आ रहे हैं, ये 4 चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आ रहे हैं। और आपसे पूछा जाए फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में गोज लॉ आना चाहिए। गोज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गोज लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए? 1/में टाइम ऑफ Q, चार्ज जो गॉसियन सरफेस में आता हो। तो गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना आ रहा है? Q1, Q2, Q3, 3 चार्ज आ रहे हैं। तो नेट फ्लक्स कितना बनेगा? 5E कितना रहेगा? 1/में टाइम्स ऑफ Q। ये कैसा चार्ज होता है? नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो नेट चार्ज का मतलब इन सभी चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे बाय सिंपल रूल ऑफ मैथमेटिक्स। चार्ज की प्रॉपर्टी भी होती है। जो नेट चार्ज देखो गॉसियन सरफेस में कितना आया, तो Q1 प्लस है, Q1 और Q2 भी प्लस है, प्लस में Q2, ओके, और प्लस में Q3 क्या है? माइनस है। इन सभी चार्ज को ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, इनका साइन कंसीडर करते हुए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? 1/में Q1 प्लस Q2 माइनस में Q3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नेट चार्ज। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको एक CBSE में आया हुआ क्वेश्चन क्या, हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल है। ठीक है, उनको देखेंगे, फ्लक्स पे बेस्ड है। ये CBSE अभी आया है 2020 में। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल लगा रखा है और उसमें आपको गिवन था -Q1 Q2 चार्ज और सर्कल के बाहर क्या था? Q3 चार्ज। और आपसे पूछा हुआ था फाइंड नेट फ्लक्स, बस इतना ही था, गॉसियन सरफेस भी नहीं मेंशन कर रखा था। तो अंडरस्टूड है ये जो सर्कल है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? गॉसियन सरफेस को। तो आपको निकालना था क्या, 1 मार्क्स में क्वेश्चन था ये, आपसे पूछा था कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q/में और ये Q चार्ज कैसा चार्ज होता है? नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस में आता हो। तो गॉसियन सरफेस हमारा यह है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है? -Q1 प्लस Q2। तो नेट चार्ज कितना बनेगा? -Q1 प्लस Q2/में। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आप -Q1 प्लस Q2 लिख सकते हो या Q2 - Q1/में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी कई सारे मिलेंगे। आपको ये सर्कल लगा के, ठीक है, और ये सर्कल हो सकता है, कोई भी रेगुलर शेप हो सकती है, बट ये क्लोज सरफेस है और ये ऐसा सिचुएशन दिखा देता है तो अंडरस्टूड है ये गॉसियन सरफेस है। और आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q/में। और ये गॉसियन सरफेस वाला हमें नेट चार्ज ले रहे हैं, ये फॉर्मूले में क्या होता है? नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना बनेगा? देखो 2 + 5, आप इनको ऐड कर दो, 2 + 5 और 2 + 5 और माइनस कितना आ जाएगा? 3। और सारे क्या है? माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और अपोन में माइक्रो कूलाम चार्ज है। ठीक है, और अपोन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कूलाम छोड़ दो, यूनिट छोड़ दो, कन्वर्जिंग फैक्टर रहने दो। ओके, सो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 × 7 - 3 कितना? 4 माइक्रो, 4 माइक्रो अपोन में 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर दोगे, ये आपको क्या है? 5E की वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो जो किसी क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रही है। ओके, अब अपने पास ये थर्ड न्यूमेरिकल है और फोर्थ है। न्यूमेरिकल थर्ड CBSE में आया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में देखो बेटा क्या है कि आपको बोला गया है इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग थ्रू ए क्लोज सरफेस आर phi1 and phi2 फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड इन इट। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसको सोल्व करने से पहले आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है,
या आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आप नोट कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक चार्ज Q है, ठीक है, और Q चार्ज के सराउंडिंग में आपने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, और आपको पता है चार्ज है तो चार्ज से क्या एमिट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होंगी, ठीक है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस को क्या कर रही है, लीव कर रही है, गॉसियन सरफेस से बाहर जा रही है। तो क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव गॉसियन सरफेस, GS गॉसियन सरफेस, तो उस केस में जो फ्लक्स रहेगा उसको हम क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव काउंट करेंगे या नेगेटिव। उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव इन नेचर, ओके। सो फिर क्या है कि दूसरा ये भी हो सकता है आपके पास में चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में आपने क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस। और अब मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ आएगी ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब गॉसियन सरफेस में एंटर कर रही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है गॉसियन सरफेस, तो अब क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, एक ही बात है, क्या कह रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स enter Gaussian surface, enter into Gaussian surface। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव काउंट करेंगे, ओके। हाँ, कई बुक में आप देखोगे कि ये वाला आउटर वाला नेगेटिव मिलेगा, हो सकता है, और अंदर वाला क्या पॉजिटिव, मतलब क्या ये भी आप ले सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड टिपिकली यही हम यूज करते हैं। मतलब एक फ्लक्स, एक कंडीशन पॉजिटिव रहेगी एंटरिंग वाली, तो लीविंग वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो बट हम ये कंसीडर करेंगे जब गॉसियन सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कर रहा है तो हम फ्लक्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है तो हम क्या है, फ्लक्स को क्या काउंट करेंगे, नेगेटिव, ओके। सो बेटा अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अब आप सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक एंटरिंग वाला कितना है, phi1, और जो लिविंग वाला कितना है, phi2, और आपसे पूछा है कि इस कंडीशन में नेट चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ये तो आपको आपके नॉलेज के लिए, या आप अलग से नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले पार्ट में कर लो या गॉसियन सरफेस के साथ कर लो, जो आपको ठीक लगे। बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज सरफेस में एक तो एंटरिंग फ्लक्स है, कितना है, phi1, दूसरा एग्जिटिंग फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है, एंटरिंग फ्लक्स कितना है, phi1, एग्जिटिंग कितना है, phi2, और ये कंडीशन हो रही है, कुछ फ्लक्स एंटर कर रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है, तो बताओ इस क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस होता है, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गोज लॉ आप क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ बताओ, गोज लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपसे क्यू की वैल्यू पूछिए तो क्या करोगे, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो फाई है, एक एंटरिंग और एक एग्जिटिंग, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे नेट फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, फाई, आपको पता है फाई एक स्केलर क्वांटिटी, उसको ऐड कर लो, एक पॉजिटिव लेनी है, एक नेगेटिव लेनी है। आपको पता है एंटरिंग लिविंग वाला फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, तो phi2 को क्या ले लोगे, पॉजिटिव, और एंटरिंग वाले को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, phi1 को क्या लेंगे, माइनस, नेट फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे ना। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली दोनों फ्लक्स को ऐड करना है, phi1 और phi2 को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसका साइन भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो साइन देखो,
फाई 1 का कैसा है, नेगेटिव, ओके, और फाई 2 तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, नेट फ्लक्स आएगा बेटा फाई 2 माइनस में फाई 1, ठीक है। आपको नेट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो। फाई को कितना लिखोगे, फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 माइनस फाई 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या है क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। ये आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस वाले स्पेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। तो जल्दी से ये नोट करो। तो बेटा मेरे पास अब फोर्थ न्यूमेरिकल है, वो आपने नोट कर लिया होगा, थर्ड वाला। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि आपके पास में दो स्फीयर है S1 और S2। S1 स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज है, S2 पे क्या है, प्लस 2q चार्ज है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको S1 स्फीयर का जितना फ्लक्स होगा, जितना इसमें से फ्लक्स पास करेगा, S1 स्फीयर का जितना फ्लक्स है और S2 का जितना फ्लक्स है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ये पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, ओके। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास में जो S1 स्फीयर है, पहले तो इसमें एयर थी, लेकिन अब इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें। क्या फिल कर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उस केस में क्या है, S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना वेरी करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करने की, अदरवाइज फिर मेरे साथ आप सोल्व करोगे, ठीक है। सो होपफुली आपने कर लिया होगा। अब देखो क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। बेटा देखो S1 स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालो फ्लक्स कितना है। फर्स्ट हम ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो S1 होलो स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होलो स्फीयर S1, ठीक है, कितना होगा, फॉर्मूला क्या कहते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है। और Q क्या होता है, नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस में आता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, प्लस Q चार्ज का हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस यही आ जाएगा ना, बिल्कुल इसी के ऊपर, ओके। तो उस केस में गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, ये Q चार्ज एनक्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, फ्लक्स थ्रू होलो स्फीयर S1 कितना बनेगा, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहूं S2 होलो स्फीयर में से, तो इसका कितना रहेगा। तो S2 स्फीयर में का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया सपोज करो, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, 2q, तो ये खुद ही आ रहा है, साथ के साथ कितना आ रहा है, S1 स्फीयर पे जो q चार्ज है वो भी तो आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज कितना आया है, 2q प्लस में q, 3q होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 होलो स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और Q ये कौन सा होता है, नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस में आता है। तो गॉसियन सरफेस में देखो कितना चार्ज आया, 2q, तो ये खुद आया, और एक कितना है Q, तो टोटल कितना हो गया 3q। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 2q प्लस में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड होलो स्फीयर का कितना आया बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सेकंड होलो स्फीयर दैट विल बी 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फर्स्ट S1 होलो स्फीयर का, ये S2 होलो स्फीयर का। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि S1 और S2 दोनों जो स्फीयर है उनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है। तो आपको फाइंड आउट करना है फाई S1 अपॉन में फाई S2। इसको सोल्व करो, कितना होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q एप्सिलॉन नॉट से Q एप्सिलॉन नॉट के क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, और इसके बाद में आपको वैल्यू मिलेगी 1/3।
सो फाइनली फाई S1 अपॉन में फाई S2 की जो वैल्यू आपको मिली हो वो कितनी होगी 1/3। कर लो कितना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, बी पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बी पार्ट सोल्व करो। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि S1 होलोस्फीयर है, उसमें देखो स्टेटमेंट पढ़ो पहले क्या है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस, S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज करेगा, इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5। एक ऐसा मीडियम पुट कर दिया आपने जिसमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, कहां पे S1 स्फीयर के अंदर, इन प्लेस ऑफ एयर। इसका मतलब पहले क्या थी, यहाँ पे एयर थी। हम दोनों सिचुएशन ड्रॉ कर देते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहले आपके पास S1 होलोस्फीयर था, ठीक है, इसके अंदर क्या थी, एयर थी, और S1 होलोस्फीयर के ऊपर चार्ज इनिशियली कितना था, Q है, ओके। और फिर क्या कह रहा है कि अब दूसरी सिचुएशन में ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो S1 होलोस्फीयर है, S1 होलोस्फीयर के अंदर एयर की जगह आपने कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, मतलब जिसका एक मीडियम इंसर्ट कर दिया है, एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इज इक्वल टू 5। तो इस केस में अब इसका फ्लक्स कितना होगा, मतलब पहले फ्लक्स फाई इन प्रेजेंस ऑफ एयर था और अब क्या है, फाई इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो कह रहे कि अब इसका फ्लक्स जो फाई m है वो कितना होगा, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 होलो कंडक्टिंग स्फीयर इन एयर, इन एयर कितना होगा, तो निकालो कितना होगा, फाई ए। फाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पे इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा, कंडक्टिंग स्फीयर पे जितना चार्ज होगा वही होगा, ठीक है। तो इस केस में चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एयर में तो कितना आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला ही था पहले, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या फर्क रहेगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होलोस्फीयर S1, स्फीयर तो S1 ही है ना, स्फीयर चेंज नहीं हुआ, यहाँ S2 गलती से लिख दिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर S1 इन मीडियम, मीडियम में, और उस मीडियम का K कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। सो इस केस में फ्लक्स कितना रहेगा, फाई इन मीडियम, कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या रहेगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है, नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस में आया है, तो इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस केस में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है, टोटल नेट चार्ज कितना आ रहा है, जितना इस होलोस्फीयर पे चार्ज है, तो होलोस्फीयर पे चार्ज कितना था, कैपिटल Q था, तो इसकी जगह हम कैपिटल Q पुट कर देंगे। ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एयर के केस में तो कितनी होती है, एयर के केस में एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन यहाँ मीडियम में तो एप्सिलॉन होती है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये क्या आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, क्योंकि परमिटिविटी यहाँ मीडियम की आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ तो एयर तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको K की वैल्यू गिवन है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। K की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 5, तो 5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आपको निकालना क्या था, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था मीडियम का, और वो क्या था, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन था। या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। फिर एक बात बताओ मुझे, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ मीडियम, देखो ये कितनी वैल्यू आई है, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5,
Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये था फ्लक्स एयर के केस में। मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K की वैल्यू 5 है वो इंसर्ट कर देंगे स्फीयर के अंदर, तो उसका फ्लक्स क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा। जितना मान लो एयर में पहले कितना था 100 था, तो अब उसका 1/5 डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। मतलब 1/k टाइम फैक्टर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा फ्लक्स इस S1 होलोस्फीयर में। ओके, सो फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीडियम में कितना आएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि किस में था, एयर में था। पास 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। हमारे पास एक क्यूब है, उसके सेंटर पे हमने स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या है, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, और क्या है कि इसके सेंटर पे हम चार्ज रखेंगे, तो चार्ज से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, गोज लॉ क्या कहते हैं, फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स कितना होता है, 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज इन गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताओ बेटा, गॉसियन सरफेस कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल शेप हो, सिलेंड्रिकल शेप हो, ठीक है, या जो अभी तक हमने स्टडी की है। मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस की कोई भी शेप हो सकती है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं जो जिसमें हमारा पर्पस फुलफिल हो जाए। अब एक बात बताओ, ये क्यूब की फॉर्म का गॉस लॉ है, तो इसका गॉसियन सॉरी ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस क्या है, क्यूब गिवन है, तो इसका गॉसियन सरफेस भी क्या है, क्यूब की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस पूरा का पूरा कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जितना इसके अंदर होगा। इसके अंदर क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, स्मॉल q, तो इसलिए फ्लक्स कितना क्रिएट करेगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना करेगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपसे पूछा गया है कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स वन फेस। अब एक बात बताओ, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस। फर्स्ट तो ये वाला, एक इसके पीछे वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, इसके सामने वाला फोर्थ, एक ऊपर वाला फिफ्थ और नीचे वाला सिक्स्थ। क्यूब के टोटल कितने फेस है, 6। अब एक बात बताओ, टोटल फ्लक्स क्यूब में से कितना पास कर रहा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारा फ्लक्स जो फ्लक्स है वो सारा का सारा क्यूब के फेसेस के थ्रू ही क्या है, पास कर रहा है, बाहर की तरफ आउटर डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है क्यूब की जो सारे फेसेस है वो स्क्वायर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो 6 के 6 फेस एक जैसे होंगे, और उनसे जो फ्लक्स पास करेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक फेस में से कितना होगा, 1 अपॉन में 6th ऑफ टोटल फ्लक्स। ओके, सो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस, क्यूब के जो फेसेस है कितना रहेगा, 5 कितना होगा, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स कितना है बेटा, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दैट वाज ए प्रेटी इजी न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं था, 2 मार्क्स में आएगा, आप फाइनल एग्जाम में आता है तो ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आप नेक्स्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है 5th आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। 6th न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ए सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, कोई भी एक स्क्वायर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि
उससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है, कोई एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P पे आपने चार्ज कितना प्लेस किया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट P पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लेस है। तो क्या कह रहे हैं कि इस यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि इस स्क्वायर वाली प्लेट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो वो क्या क्रिएट करेगी, फ्लक्स क्रिएट करेगी। तो कह रहे हैं कि जब वो फ्लक्स क्रिएट करेगी तो उस फ्लक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो स्क्वायर वाली प्लेट से, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस केस में जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आप क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ आपको ये जो स्क्वायर वाली प्लेट गिवन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लेट ड्रॉ कर देते हैं। आप क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ये आपको स्क्वायर प्लेट गिवन है, ओके। और स्क्वायर प्लेट की जो साइड है, स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये आप अच्छा सा स्क्वायर बना दो, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड कितनी है, 10-10 सेंटीमीटर की है। और ये स्क्वायर की प्लेट है और इस प्लेट से ये स्क्वायर की प्लेट है, ठीक है। और इससे 5 सेंटीमीटर हाइट पे एक पॉइंट है, वहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो। तो इस केस में अब चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 360 पे आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी चार्ज से। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस प्लेट से पास करेगी तो वो क्या क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगी। तो अब एक बात बताओ बेटा, ये जो स्क्वायर वाली प्लेट है इसका मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकता हूँ। गॉसियन सरफेस इसका कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर वाली प्लेट को मैं क्या क्यूब बना सकता हूँ। देखो आप ऐसे क्या करोगे, ठीक है, ये वाली साइड मीट कर दो, ओके। क्यूब तो कंप्लीट कर लोगे ना। क्यूब क्यों बनाया बेटा, एक बात बताओ, जो क्यूब होता है क्यूब की सारी साइड क्या होती है, स्क्वायर ही होती है। तो इस केस में अब ये वाली कंडीशन आपको गिवन है और क्यूब की साइड कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी कितनी है, 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। मतलब क्यूब, ये जो स्क्वायर की प्लेट की जो लेंथ है वही इसकी हाइट होगी और वही क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी। तो इस केस में अब क्या करें कि ये जो प्लेट है, प्लेट से कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब क्यूब की इस प्लेट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस है, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस है, क्यू चार्ज है। और इस क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। और ये जो चार्ज रखा हुआ है क्यूब की प्लेट से यहाँ से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। बेटा एक बात बताओ, इसका मतलब ये चार्ज है क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे। तो अब एक बात बताओ, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो मैं आपसे कहता कि कितना फ्लक्स क्रिएट करेगा पूरे क्यूब में। तो गोल्स लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और आपसे पूछा है कि इस स्क्वायर से कितनी फील्ड लाइन पास करेगी। यहाँ पे चार्ज हम रखेंगे 10 माइक्रोकूलम का, ये चार्ज आपने 10 माइक्रोकूलम का रखा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। वो कितनी पास करेगी, वो कितना फ्लक्स क्रिएट करेगी। तो एक बात बताओ, क्यूब के अंदर ये कितने स्क्वायर होते हैं, 6 होते हैं ना, जितने उसके फेस होते हैं। तो जो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट न्यूमेरिकल में। तो 1/6 चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। और वहीं पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻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 
इसको क्या कर लोगे आप, सोल्व कर लो। कूलाम को छोड़ सकते हो, यूनिट है। कन्वर्जिंग फैक्टर आपको कंसीडर करना है 10 माइक्रो का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपको कितना मिलेगा, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी इट विल बी 2 × 10⁵ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल मेटेलिक स्फीयर कैरिंग charge plus q is located at center of a spherical cavity in a large uncharged metallic sphere as shown in figure. Using Gauss law find electric field intensity at P1 P2. My dear student, it was all about today's class. आज की क्लास में आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में जो मैंने लास्ट में जो आपको न्यूमेरिकल दिया है इसको सोल्व करके इसके जो आंसर है आप कहाँ पे लिखोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या इसको डिस्कस कर दूंगा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।